खंडेलवाल है। मैं चिनार पब्लिक स्कूल अलवर की 5वीं क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे देश के उन वीर सिपाहियों को समर्पित है जो हर समय हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। गौर फरमाइए, खून जमाती ठंड में भी सीना ताने खड़े हुए, बदन जलाती गर्मी में भी सीमाओं पर अड़े हुए। भान शहादत का सहराइए, भान शहादत का सहराइए, मृत्यु से प्यार रचाते हैं। देश के वीर सिपाही देखो मां का कर झुकाते हैं। मां पत्नी बच्चों से दूर, मां पत्नी बच्चों से दूर, राज धर्म में रमे हुए, दिल में कितना डर ये पाले, पर सीमा पर डटे हुए। अपनी जान गंवाकर भी दुश्मन को खूब जताते हैं। देश के वीर सिपाही देखो मां का कर झुकाते हैं। धरती मां के सच्चे बेटे सर पर कफन धार कर बैठे, नींद नहीं इनकी आंखों में ताकि हम सब चैन से लेटे। नींद नहीं इनकी आंखों में ताकि हम सब चैन से लेटे। देश की रक्षा के खातिर ये वीर गति को पाते हैं। देश के वीर सिपाही देखो मां का कर झुकाते हैं। मां का कर प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपने अभी गुनीशा की अपने देशभक्त जवानों को समर्पित ये प्रस्तुति देखी। ये प्रस्तुति देशभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत थी। मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रस्तुति बहुत ही पसंद आई होगी और आप सबके दिल भी देश प्रेम से भर गए होंगे। आज हम हिंदी दिवस पर आयोजित लघु कथा प्रतियोगिता का परिणाम लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में हिंदी कहानी के प्रति रुचि जागृत करना है। हमें बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे पास केवल कहानियों की 400 से ज्यादा एंट्रीज आई थी। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के साथ हम कहानियां सुनते हुए अपने बचपन में खो गए। हम सबने तो अपनी दादी और नानी की गोद में बैठ के कहानियां सुनी है, पर आजकल के ये बच्चे ये सारी कहानियां यूट्यूब और टीवी के माध्यम से सुन पा रहे हैं। कहानी विद्या की सबसे पुरानी और रोचक विधा है। जनजीवन में सबसे लोकप्रिय अगर कोई विधा है तो वह है कहानी। कहानी रोचक और प्रेरक होती है। साथ ही साथ ये समाज का आईना भी है। संवेदनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। कल्पना शक्ति का विकास होता है इन कहानियों से। कहानी सुनने और सुनाने की चाहत बच्चों में कलाकार को जन्म देती है। तो आइए अब हम अपने नन्हे कलाकारों से उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुनते हैं। तो सबसे पहले आ रही हैं प्रेसिडियम स्कूल इंदिरापुरम की छात्रा आहाना मलिक, जो 3री कक्षा में पढ़ती हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिका जी और मेरे प्यारे मित्र। मैं हिंदी की कहानी हूँ। मेरा इतिहास भारत में सदियों पुराना है। प्राचीन काल से ही कहानियाँ भारत में बोली, सुनी व लिखी जा रही हैं। ये कहानियाँ ही तो हैं जो हमें हिम्मत से भर देती हैं और हम असंभव कार्य को भी करने को तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, साहस, समुद्री यात्रा आदि की कथाएं भी कहानी के ही रूप हैं। मूल्यों और जीवन का पाठ बढ़ाने का यह एक अच्छा तरीका भी है। मुझे पढ़ने के और भी बहुत फायदे होते हैं। मुझे पढ़ने से व्याकरण का अभ्यास तथा नए शब्दों का पता लगता है और उनसे वाक्य बनाना भी समझ आता है। इसलिए कहानियों का पठन करना बहुत जरूरी है। आप सभी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए मेरा पठन ज्यादा से ज्यादा करा कीजिए। धन्यवाद। अरे वाह, छोटी सी प्यारी सी आहाना ने कहानी पढ़ने की उपयोगिता को बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में हम सबको बताया। हमारे अगले कहानीकार हैं
सेवन सेट स्कूल शिलोंग मेघालय से आए अभिनव रॉय, जो तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडली और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को तीसरी कक्षा के अभिनव रॉय का सादर प्रणाम और अभिनंदन। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतः बलम्, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसी पर आधारित मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चालाक मछली। दीना एक मछुआरा था। वो रोजाना नदी से मछलियां पकड़ता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। रोजाना की तरह एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नदी के पास पहुंचकर उसने अपना जाल निकाला और नदी में डाल दिया। उसके बाद वो नदी के किनारे बैठकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दीना को जाल में कुछ खटपट होती दिखाई दी। उसे लगा कि जाल में मछलियां फंस गई है। ये सोचकर उसने जाल को पानी से निकाला, पर वो ये देखकर हैरान था कि जाल में सिर्फ एक ही मछली थी। मछुआरे को देखकर मछली डर गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? अगर मैं पानी से दूर रही तो मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए। मछली की बात सुनकर दीना बोला, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुम्हें मैं बेचकर पैसे कमाऊंगा। फिर मछली बोली, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं नदी के तल में जाकर बाकी मछलियों को आपके पास वापस लेके आऊंगी। ज्यादा मछलियों से आपको ज्यादा मुनाफा होगा। मछली की बात सुनकर दीना खुश हो गया और सोच में पड़ गया, अगर मैं उसकी बात मान लेता हूँ तो अपनी कमाई दोगुनी कर पाऊंगा। मछली के कहने पर दीना मछली को छोड़ देता है। मछली छपाक से पानी में कूद जाती है। अगले दिन दीना फिर जाल लेकर नदी किनारे पहुंचता है। वो जाल को नदी में डालता है, लेकिन इस बार उसके हाथ एक भी मछली नहीं। दीना समझ गया कि चालाक मछली ने अपनी जान बचाने के लिए उससे झूठ कहा था। बेचारा दीना इतना सा मुंह लेकर रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चालाक रहना चाहिए इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी कहानी सुनाने का अंदाज बहुत ही रोचक है। छोटी सी कहानी से हमें आपने जो सीख दी वो ये कि हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे अगले कहानीकार हैं समृद्धि जैन। नमस्ते, मेरा नाम समृद्धि जैन है। आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है संगति का असर। जैसा संग वैसा रंग। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ खेत पे जा रहे थे। दूर दूर तक कोई शिकार नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उधर एक तोता था। तोता बोला, पकड़ो पकड़ो। इधर एक राजा आए हैं, उनके पास बहुत कीमती सामान है। पकड़ो, लूटो, मारो। और डाकू अपनी गुफा से बाहर निकल के राजा और उनके सैनिकों के पीछे पड़ गए। किसी तरह राजा वो उनके सैनिक
बहुत आगे चले गए और डाकू उनका पीछा करने में असफल रह गए। वो एक कुटिया के पास पहुंचे। वो एक साधु की कुटिया थी। उधर एक तोता बोला, आइए आइए पधारिए, आपका हमारे साधु की कुटिया में स्वागत है। थोड़ा पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। इस तोते की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही तोता दो व्यवहार कैसे कर सकता है? और वो दोनों तो एक ही जाति के हैं और दोनों अलग अलग भाषा भी बोल रहे हैं। तो वो उलझन में पहुंच गया। वो अपने साधु के पास जाकर उसने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है? और उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है राजन, ये बस संगति का असर है। जो तोता डाकू के साथ था वो बहुत उनकी तरह ही हो गया और उनकी तरह सोचता है और उनकी तरह ही बोलता है। और जो तोता हमारे साथ है वो हमारे जैसे मीठी आवाज सुनता है और मीठी भाषा बोलता है। तो ये कुछ नहीं है, बस एक संगति का असर है। अगर कोई मूर्ख कोई समझदार व्यक्ति के साथ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे समझदार होता जाएगा, और अगर कोई समझदार व्यक्ति मूर्ख के साथ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे मूर्ख होता जाएगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे दोस्तों और अच्छे व्यक्तियों से दोस्ती करनी चाहिए और संगति हमें हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। स्मृति, आपकी कहानी से तो हमें जंगल की सैर करने को मिल ही गई, साथ ही साथ ये भी मालूम चल गया कि संगत का असर क्या होता है। हमारे अगले कहानीकार आते हैं लूट सेंट्रल स्कूल मैंगलोर से। इनका नाम है जेडन बेप्टिस्ट और वो 5वीं कक्षा के छात्र हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे कहानी उनकी जुबानी। सभी बच्चे महल के पास इकट्ठे हुए। मजे की बात यह थी कि कुछ रोटी छोटी थी तो कुछ रोटी बड़ी थी। सभी बच्चे बड़ी रोटी पाना चाहते थे, जिसके कारण उनके आपस में धक्का मुक्की और लड़ाई होने लगी। अरे हटो हटो, मुझसे चाहिए वो बड़ी रोटी, अरे मुझे आगे जाने दो। राजा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। अंत में एक छोटी सी ही रोटी बची थी। उस लड़की ने उस रोटी को खुशी खुशी
बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक जेडन। आपने अपनी प्रस्तुतिकरण से हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने अपनी कहानी में मनुष्य की प्रतिष्ठा और ईमानदारी को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। हमारी अगली कहानीकार हैं स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल जगाधरी से आई मिष्ठी गुप्ता, जो कक्षा 5 में पढ़ती हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। मैं मिष्ठी गुप्ता, कक्षा 5वीं की छात्रा, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, खुटे जगाधरी, हरियाणा से। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक मूर्तिकार और उसकी आस्था है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर की मूर्तियां बना रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और उससे बोला कि ये क्या बना रहे हो? फिर मूर्तिकार ने उत्तर दिया कि ये कन्हैया, ये गणेश जी, ये हनुमान जी, ये लक्ष्मी मैया, ये शिव जी और ये दुर्गा मैया। फिर वह व्यक्ति व्यंग भरे स्वर में बोला कि तुम उस परमात्मा को बना रही हो जिसने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। तुम उसे कैसे बना सकती हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? मूर्तिकार विनम्रता से बोला कि सज्जन, मूर्ति बनाकर ना तो मैं अपनी औकात दिखा रहा हूँ और ना ईश्वर की औकात नाप रहा हूँ। मैं तो बस अपने नयनों और हृदय में बसे ईश्वर को एक मूर्त का रूप देना चाह रहा हूँ कि वह कितना सुंदर, कितना मनमोहक और कितना भव्य है। पता नहीं फिर भी मैं उसके उस रूप को हूबहू नहीं उतार पा रहा। या तो मेरी आस्था में कोई कमी रह जाती है, या फिर मेरी श्रद्धा में, और या फिर मेरी कला में, जिसके कारण उसके उस रूप, सौंदर्यता और भव्यता में कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है। इसलिए मैं निरंतर प्रयासरत रहकर मूर्तियों का निर्माण करता रहता हूँ कि शायद मेरी बनाई मूर्तियों की छवि किसी और के हृदय में बसे ईश्वर के रूप से मिले। इसलिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। तो मेरी इस लघु कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि आस्था कोई झाड़ नहीं जो तूफानों में गिर जाए। आस्था कोई झाड़ नहीं जो तूफानों में गिर जाए। दृष्टि सूरजमुखी का फूल नहीं जो सूरज को देख फिर जाए। दृष्टि सूरजमुखी का फूल नहीं जो सूरज को देख फिर जाए। यथार्थ समर्पण में कोई शक होती ही नहीं। श्रद्धा संकल्प यथावत है। जीवन चाहे संकट में घिर जाए, जीवन चाहे संकट में घिर जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मिष्ठी। यथार्थ समर्पण में कोई शर्त नहीं होती। बड़े सरल और सुंदर शब्दों में आत्मविश्वास से परिपूर्ण मिष्ठी की कहानी भी उन्हीं की तरह शब्दों की मिठास से भरी हुई थी। हमारी अगली कलाकार और कहानीकार हैं अनेरी पोद्दार, जो मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से आती हैं और वो कक्षा 4 में पढ़ती हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मैं अनेरी पोद्दार, इंदौर से। आप सभी ने अपनी नानी और दादियों से कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में तो सुना ही होगा। उन सभी बाल लीलाओं में से मैं एक बाल लीला कथा के रूप में आप सभी के सामने सुनाना चाहती हूँ। पूरे गोकुल की गोपियाँ बहुत परेशान थी कृष्ण जी की इस माखन चोरी के कारण। चाहे वो मटकी कितनी भी ऊपर टांग ले, मटकी पर नजर रखे या फिर मटकी को कहीं भी छुपाएं, कृष्ण जी कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते थे। एक भी दिन उनका माखन नहीं छूटता था। फिर एक दिन एक गोपी ने एक उपाय सोचा। माखन की हांडी के ऊपर एक घंटी बांधी और कृष्ण जी की टोली के आने का इंतजार करने लगी। फिर जैसे कृष्ण जी की टोली आई, वैसे सुदामा की नजर पड़ी घंटी पर। सुदामा ने कृष्ण जी के पास जाकर बोला, कन्हैया आज तो घंटी। कृष्ण जी ने बोला, एक मिनट रुको जरा, मैं इस घंटी से बात कर आता हूँ। कृष्ण जी घंटी के पास जाकर बोले, सुन रही घंटी, जब मेरे मित्र और मेरी पूरी वानर सेना माखन खाएं, ढोले, मस्ती करें, फिर भी तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं बिल्कुल नहीं बजूंगी।
फिर कृष्ण जी के मित्रों ने, उनकी वानर सेना ने खूब माखन खाया, ढोला, मस्ती करी। फिर भी घंटी नहीं बजी। फिर जैसे कृष्ण जी ने माखन खाया वैसे घंटी बज पड़ी। गोकुल की गोपियाँ कृष्ण जी के पास आकर बोली, आज रंगे हाथों पकड़ में आया ना कान्हा, चल यशोदा मैया के पास, वही तुझे दंड देंगी। कृष्ण जी ने बोला, 1 मिनट रुको जरा, जो दंड देना है दे लेना, पहले मैं इस घंटी से तो निपट कर आ जाऊं। कृष्ण जी घंटी के पास जाकर बोले, अयो घंटी, कहा था ना मत बजना, फिर क्यों बजी? घंटी ने कहा, ये तो मेरी आदत है प्रभु, जब रोज मंदिर में पुजारी जी आपको भोग लगाते हैं तो मैं बच जाती हूँ। आज वैसे ही आपने भोग लगाया तो मैं बच गई। मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है प्रभु। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनेरी, आपने बताया कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना चाहिए। अनेरी के सुंदर भाव और उनकी सुंदर कहानी सुनाने के ढंग से हम सभी भाव विभोर हो गए। हमारी अगली कहानीकार माता गुजरी पब्लिक स्कूल मुक्तसर से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली शीर्षा हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम शीर्षा है। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं मुक्तसर पंजाब में रहती हूँ। आज मैं आप सभी को एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक अध्यापक ने बच्चों को जीवन जीने की शिक्षा कुछ इस प्रकार दी। उसने एक छोटे से बर्तन में पानी भरा और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। मेंढक पानी में बड़े आराम से तैरने लगा और फिर अध्यापक ने उस बर्तन को आग पर रख दिया और धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। पर मेंढक ने बिल्कुल ताकत नहीं दिखाई। उसने अपने आप को गर्म पानी में रहने के लिए तैयार कर लिया था। धीरे धीरे पानी और गर्म होने लगा तो मेंढक ने अपने आप को पानी में रहने के लिए और तैयार कर लिया। लेकिन एक समय तो ऐसा आया जब पानी उबलने लग गया। तब मेंढक के तैरने की क्षमता जवाब देने लगी और अब उसका उस पानी में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मेंढक ने निश्चय किया कि अब उसे उस पानी में से बाहर आ जाना चाहिए, पर ऐसा हो न सका क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत उस गर्म पानी में रहने में ही लगा दी। तो रिजल्ट वही हुआ जो होना था। अंत में गर्म पानी ने मेंढक के प्राण ले लिए। तो अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि मेंढक को किसने मारा? तो कई बच्चों ने कहा मेंढक को आग ने, तो कई बच्चों ने कहा मेंढक को पानी ने मारा। लेकिन फिर अध्यापक ने बच्चों को बताया, नहीं, मेंढक को आग या पानी ने नहीं, बल्कि वह खुद अपनी सोच के कारण मरा है। क्योंकि अगर वह सही समय पर पानी में से छलांग मार देता तो वह जिंदा होता, पर वह उस समय अपने आप को उस गर्म पानी में ढालने में ही लगा रहा और जिस कारण वह बहुत कमजोर हो गया और वह उस गर्म पानी में से बाहर ना सका, जिससे वह मर गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। हम अपनी परेशानियों से समझौता करने में लगे रहते हैं, बल्कि हम अपनी परेशानियों से निकलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। और जब हमें हमारी परेशानियां पूरी तरह से घेर लेती हैं, तब हमें एहसास होता है काश हमने सही समय पर सही निर्णय लिया होता, या यूं कहें कि मेंढक ने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो वह जिंदा होता। मेरे कहने का मतलब है कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही हमारे जीवन की कला है। धन्यवाद। तो पंजाब में रहने वाली शीर्षा ने अपनी बोलती आंखों एवं मोहक अंदाज से हमारा मन मोह लिया। हमारी अगली कहानीकार हैं प्रेसिडियम स्कूल इंदिरापुरम की आद्या शर्मा, जो 3री कक्षा में पढ़ती हैं। नमस्कार, मेरा नाम आद्या शर्मा है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है कहानी। मैं हूँ कहानी, मैं हूँ कहानी, आओ सुनो मेरी जुबानी। मैं हूँ हिंदी गजलेखन की एक विधा, हिंदी मुझसे सस्ती है, मैं हिंदी को रचती हूँ। हिंदी का मैं मान मिलाकर सबको मैं
आद्या की कहानी मैं हूं बहुत ही रोचक एवं मोहक प्रस्तुति थी। सरल एवं स्पष्ट शब्दों में हिंदी भाषा में कहानी का महत्व उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। तो ये थे हमारे 9 कहानीकार और कलाकार जिनकी कहानियां आप सब ने अभी सुनी। अब हम सब इनके परिणाम की घोषणा करने के लिए आगे चलते हैं। कितना हुनर है हमारे इन नन्हे मुन्ने कलाकारों में। जब ये कहानी सुनाते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल रहा होगा हमारे निर्णायक मंडल को ये निर्णय लेना कि इससे विजेता कौन होगा, पर फिर भी मूल्यांकन तो करना ही पड़ता है। और अब हम इसमें विजेताओं की घोषणा करने वाले हैं। हमने 5 पुरस्कार इस प्रतियोगिता वर्ग में रखे हैं। 2 प्रोत्साहन पुरस्कार देने वाले हैं, जिसमें एक नाम है समृद्धि जैन का, जो नवरचना स्कूल वडोदरा कक्षा 4 में पढ़ने वाली है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाले दूसरे विजेता हैं अभिनव रॉय, जो 7 सेट स्कूल शिलोंग मेघालय से कक्षा 3 में पढ़ने वाले हैं। जोरदार तालियों से इनका भी हौसला बढ़ाएं। हमारे अगली विजेता जो तीसरे नंबर पे आती हैं वे हैं अनेरी पोद्दार, जो मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर में पढ़ने वाली हैं और कक्षा 4 में पढ़ती हैं। द्वितीय पुरस्कार पाने वाले हैं मिष्ठी गुप्ता, जो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल जगाधरी में पढ़ती हैं और कक्षा 5 की छात्रा हैं। और अब बारी आती है इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी की, जिनका नाम है जेडन बैप्टिस्ट, जो लूट सेंट्रल स्कूल मैंगलोर में पढ़ने वाले हैं और कक्षा 5 में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आपके अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहेंगे और विजयी होंगे। हमारे इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी यहाँ मौजूद रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। प्रोजेक्ट गुरुकुल के प्रयास अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो पाए। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का ये एपिसोड समाप्त करने की अब मुझे इजाजत दीजिए। कल दूसरे वर्ग के परिणाम के साथ मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से नमस्कार।